नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पद परिचय प्रकरण के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको विकारी पदों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और उनके पद परिचय के बारे में चर्चा करके बताया। आज हम इस भाग में अविकारी शब्दों, अविकारी पदों अर्थात अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो अव्यय में मुख्यतः 5 पद माने जाते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब कोई पद क्रिया के विशेषता के बारे में बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो यहाँ पे दौड़ना क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हुआ। अब क्रिया विशेषण के अलग अलग भेद भी होते हैं। जैसे जब क्रिया के किस प्रकार से उसको संपन्न किया जा रहा है, उसके तरीके के बारे में बताता है, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अगर कोई स्थान की विशेषता बता रहा है तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई किसी क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहा है तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अगर किसी समय की विशेषता बता रहा है क्रिया के तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी देनी चाहिए। उसका भेद क्या है, उपभेद क्या है और विशेष क्रिया का उसके साथ क्या निर्देश या संकेत है। जैसे उदाहरण के लिए, वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है, तो अब इसमें टहलना क्रिया है, रोज सवेरे भी क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि वो काल के बारे में बता रहा है, और टहलती है क्रिया का विशेषण है। अब धीरे धीरे भी यहाँ पे क्रिया विशेषण है, यानी 2 क्रिया विशेषण है। ये रीतिवाचक है, किस तरह से क्रिया हो रही है उसके तरीके के बारे में बता रहा है, और टहलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से अन्य क्रिया विशेषण भी होते हैं। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात अगर हम करें तो तुम कहाँ गए थे, जाने की विशेषता है कहाँ। तो इसी तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो तुम कम खाओ, खाने की विशेषता है कम। तो इस तरह से ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम अगर समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें, जिसे हम योजक कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में जिसे हम कंजक्शंस कहते हैं, तो ये बहुत सारे कई प्रकार के होते हैं। और, अथवा, किंतु, परंतु, ताकि, क्योंकि, इसलिए। तो इनके बारे में जानकारी देते समय हमें 2 तरह की जानकारी देनी पड़ती है कि उसका भेद क्या है, उपभेद क्या है, और वो संयुक्त शब्द है अथवा वाक्य को जोड़ रहा है, यानी शब्दों को जोड़ रहा है या वाक्य। जैसे राम और श्याम, तो यहाँ पे कंजक्शंस शब्दों को जोड़ रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि भगवान राम लंका गए और उन्होंने रावण को मारा, तो यहाँ पे वाक्यों को जोड़ रहा है। इसके 2 भेद होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो जोड़ते हैं वाक्यों को
अर्थात अगर हम वाक्य के भेद के बारे में पहले जिसमें हमने अर्थ के आधार पर चर्चा करी, उसी तरह से एक रचना के आधार पर होता है। उसमें संयुक्त वाक्य होता है जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ता है उसे समाधिकरण योजक में गिना जाता है, जैसे और, अथवा, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु। और जो मिश्र वाक्यों में यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किया जाता है, जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और एक आश्रित होता है, उसमें व्याधिकरण अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि, ताकि, इस तरह से। अब हम वाक्य के उदाहरण देखते हैं, जैसे देवजानी और श्रेयांश भाई बहन है, तो और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, फिर उसका उपभेद क्या है कि वो समाधिकरण योजक है, और देवजानी और श्रेयांश शब्दों को मिला रहा है, वो शब्दों को संयुक्त कर रहा है। अगला उदाहरण है, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। तो जबकि समुच्चय बोधक अव्यय है, ये व्यधिकरण है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है, दो वाक्यों को मिला रहा है। तो ये तीन चीजें बतानी होती। अब है संबंध बोधक प्रीपोजिशंस, जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जो कर्ता का संबंध अन्य कारकों से बताता है, उसे संबंध स्थापित करता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें के लगा होता है सामान्य तौर पर, के पीछे, के किनारे, के नीचे, के पास। तो इसका भेद बताते हैं और किस पद से या वाक्यांश से या पदबंध से वो संबंध बता रहा है। पदबंध कहते हैं जब एक ही जैसे पद एक पूरा इकाई बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, जैसे नाव डूबती चली गई, तो डूबती चली गई ये सारी क्रियाएं हैं, तो इसको हम मिलाकर क्रियापद बंध कह देते हैं। ये पूरी एक ही पद से संबंधित है। अब उदाहरण देखिए, जैसे हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, तो के पीछे संबंध बोधक अव्यय है, स्थानवाचक संबोध बोधक क्योंकि स्थान के बारे में बता रहा है, और विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा, के कारण संबंध बोधक अव्यय है, कारण सूचक है, और चोट का संबंध अन्य शब्दों से बता रहा। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शंस जो भावों को बताते हैं। वैसे तो विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है, लेकिन साथ में जुड़ा विस्मय प्लस आदि बोधक, तो आदि का मतलब और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। तो हर्ष, शोक, विस्मय, भय, ये सारे भाव जो बताता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका भी भेद बताया जाता है और फिर उपभेद यानी कौन से भाव को बता रहा है वो बताया जाता है। फिर कौन से भाव की सूचना दे रहा है उसके बारे में, जैसे शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। अब शाबाश जो है ये अव्यय है, सबसे पहले तो विस्मयादि बोधक अव्यय है, और फिर ये हर्ष सूचक अव्यय है, खुशी की बात बता रहा है। अब इसी तरह से अगला है हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। हाय अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है और शोक सूचक दुख वाला है। कुछ और उदाहरण अगर हम देखें, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब शुरू से फिर से वही बात आ गई, विकारी और अविकारी सारे इसमें एक साथ मिश्रित होकर आ गए समझने के लिए। तो इसमें अपने जो है वो विशेषण है, कौन सा विशेषण? सार्वनामिक, क्योंकि वो गांव की विशेषता बता रहा है। एक वचन है, पुल्लिंग है और विशेष है उसका गांव, यानी गांव की विशेषता बताई जा रही। अगर इसी तरह से हम गांव का परिचय देखें तो संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि गांव का कोई नाम नहीं है। एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक भी उसमें आया हुआ है। गांव की, का, की, के जहां था वहां संबंध कारक होता। उसी तरह से मिट्टी जो है वो संज्ञा है, द्रव्यवाचक है। मैं सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का, एक वचन, पुल्लिंग, और तरस गया क्रिया का कर्ता है। तरस गया ये क्रिया है अकर्मक, और संयुक्त भी है क्योंकि भूतकाल एक वचन और पुल्लिंग, भूतकाल में क्रिया हो रही है,
कर्तृवाच्य है, एक्टिव वॉइस है और इसका कर्ता है मैं। उसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण है। निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो, जैसे निर्धन विशेषण है गुणवाचक, बहुवचन है, पुल्लिंग है और लोगों का विशेष्य है। इसी तरह लोगों की हम अगर बात करें, संज्ञा है जातिवाचक, बहुवचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है, इसमें का की के जैसे होता है उसका चिन्ह। ईमानदारी संज्ञा है भाववाचक, कर्म कारक है और देखो क्रिया का कर्म है। देखो के बारे में चर्चा करें तो क्रिया है सकर्मक, बहुवचन है और धातु इसकी है देख। मैंने पहले ही बताया था मूल रूप जो क्रिया का होता है उसे धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना की पढ़, लिखना की लिख, वैसे देखना या देखो की देख। वर्तमान काल और क्रिया का कर्म है ईमानदारी। यह पुस्तक मेरे मित्र की है, यह विशेषण है सार्वनामिक क्योंकि पुस्तक के पहले आया, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और पुस्तक का विशेष्य है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है और है क्रिया का कर्म है। मेरे सर्वनाम है पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग और एक वचन है। मित्र की संज्ञा जातिवाचक है, एक वचन पुल्लिंग है, संबंध कारक है, का की के आया हुआ है और है क्रिया से संबंध है, वर्तमान काल में है और एक वचन है। अगला है नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। नेहा संज्ञा है व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्ता कारक और रहना क्रिया की कर्ता है। यहाँ ये क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, इसी विशेषण है सार्वनामिक, मकान की विशेषता बता रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है और मकान उसका विशेष्य है।